हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एन के पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके 10th क्लास की जो मैथ बुक हैं उसके सभी फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, जो आपके जितने भी आपके चैप्टर हैं उनके एक एक चैप्टर के फॉर्मूलों को आज हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे, जिससे आपके टॉपिक भी रिवीजन में आ जाएंगे। ठीक है, और आपके फॉर्मूले एक बेसिक से हम एक चैप्टर से लेकर आपके अंतिम चैप्टर तक हम रिवाइज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और तो ये आपका बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाला है, जिसमें आपके सभी फॉर्मूलों को, ठीक है, बेसिक से आपको सभी फॉर्मूलों को बताया जाएगा। और ये क्लास थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, तो आपको घबराना नहीं है, एकदम बने रहे हमारे साथ और इस फॉर्मूलों को बेसिक वाइज आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आपके जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। आपका चैप्टर फर्स्ट है वो है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक्स फॉर्मूला है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, जिसमें आपको एक पहले प्रमेय दे रखी है, देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, जिसमें आपकी वास्तविक संख्या में पहला पॉइंट है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, ये क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक, ठीक है, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि, ठीक है, तो देखो ऐसी दो पूर्ण संख्याएं दे रखी है। ठीक है, दो आपको धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं जैसे ए और बी। ठीक है, तो इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखते हैं, तो वो लिखते हैं ए बराबर बी क्यू। ठीक है, बी और क्यू आपस में क्या गुणा में है। ठीक है, बी क्यू प्लस आर, और आर यहाँ आपका शेषफल है और क्यू आपका भागफल है। ठीक है, और इसको आप भाज्य मान लीजिए, इसको आप भाजक मान लीजिए। ठीक है, तो और इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि आपका जो आर है, ठीक है, वो आर का वैल्यू है वो आपके जीरो के बराबर हो सकती है और जीरो से बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो जीरो से कम नहीं हो सकती है, छोटी तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो और आपकी जो बी है, ठीक है, इस बी से इस आर की वैल्यू हमेशा कम होगी। ठीक है, नहीं इसके बराबर होगी और नहीं इससे ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब इससे ये इस बी से इसकी वैल्यू है वो क्या वैल्यू कम होगी। ठीक है, जो आपकी आर है वो बी से क्या होगा, कम होगा। ये आपको कंडीशन थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। फिर देखो आपको आगे क्या करना है कि नहीं, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए आपको दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, उसके ए और बी के लिए आपको ये सूत्र याद रखना है, जिसमें देखो एचसीएफ, जैसे आपका ए और बी एक धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, उसका एचसीएफ है। ठीक है, एचसीएफ ए और बी का, ठीक है, एचसीएफ इनटू एलसीएम ए और बी का। ठीक है, उसको उसका दोनों का गुणनफल करें, वो बराबर किसके गुणनफल के बराबर आता है, जो ए इंटू बी, इन दोनों जो आपके धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं इन दोनों के गुणनफल करें उसके बराबर ये आता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखो नंबर आपका 3 आ रखा है, परमेय संख्याएं। ठीक है, परमेय संख्या क्या होती है, थोड़ा सा ये भी मैंने आपका टॉपिक ले लिया है साथ साथ में। ठीक है, तो ऐसी संख्या है जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, उसे लिखा जा सकता हो, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। और p आपका जो p व q है वो आपका सह अभाज्य संख्या है। तो देखो सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो आपस में कट नहीं देंगी हो। ठीक है, मतलब इसका p में q का भाग देंगे तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह ये कट जाए, ऐसे नहीं है, इसको आगे पॉइंटों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका हम कहते हैं परमेय संख्याएं। ठीक है, इतना तक आपको समझ आ गया। फिर देखो इसमें आपकी परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो वो शांत होता है या अशांत होता है। ठीक है, तो जिसमें देखो दो होते हैं आपका, एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है और एक होता है आपका अशांत। ठीक है, तो शांत में हमेशा आपको ध्यान रखना आपका परमेय संख्याएं आती हैं। ठीक है, जैसे शांत में, जैसे एक एग्जाम्पल ले रखा है मैंने यहाँ, 4 पॉइंट आपका आ रहा है 5 7। ठीक है, ये आपका शांत हो गया क्योंकि इससे आगे अब ये पूरा हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका शांत हो गया। अब अशांत में दो आते हैं। ठीक है, एक तो आवर्ती आती है, ठीक है, और एक आती है अनावर्ती। तो देखो अशांत में क्या होगा, एक तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, और फिर देखो आवर्ती मतलब एक ही संख्या का पुनरावर्तन होना। ठीक है, तो इस संख्या का देखो 4 का पुनरावर्तन हो रहा है। ठीक है, बार बार कितना ही करते हैं, जो आगे 4 ही आने वाला है, तो ये आ गई आपकी आवर्ती वाली। और अनावर्ती क्या होगा, यहाँ पर देखो आपका 1.23457 ऐसे देखो ऐसे आगे चलती जा रही है, इसके कोई पुनरावर्ती नहीं है। ठीक है, और ऐसे आगे निकलती जा रही है, तो इसका मतलब ये हो गया आपकी अनावर्ती और ये आ गया आपकी आवर्ती। ठीक है, अगला पॉइंट देखो परमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि वो q का, देखो इस q का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, आप इस q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जो उसका 2 इंटू 5 आना चाहिए। ठीक है, गुणनखंड करोगे उसका 2 इंटू 5 तो आना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 का गुणनखंड आना चाहिए और उसकी घातांक आनी चाहिए, 2 की n मान लो। ठीक है, और 5 की m है घात। ठीक है, तो 2 की घात n इंटू 5 की घात m। ठीक है, तो n और m की जगह 1 2 3 4 कुछ भी आ सकती है, प्राकृतिक संख्या है। और ऐसे देखो इस रूप में हो तो ये क्या होगा, आपका शांत होगा।
ऐसा रूप नहीं हो तो वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो ये थे आपके पहले चैप्टर में जो वास्तविक संख्या थी उसके जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, जो कुछ फॉर्मूले थे उसको बारे में मैंने बता दिया, और थोड़ा इसमें ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, जिसमें आपको एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय दे रखी है और आपका एक ये फॉर्मूला है, और एक परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए, और आपका शांत और अशांत के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं इसका अगला चैप्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका दे रखा है सेकेंड चैप्टर, ठीक है, जिसमें आपका सेकेंड चैप्टर में आपको देखो ये वाले फॉर्मूले दे रखे हैं आपको। सेकेंड चैप्टर है आपका बहुपद। ठीक है, तो आपने बहुपद के बारे में पढ़ रखा होगा, तो उसमें देखो ये हमने पढ़ा था कि बहुपद को हम लिखते कैसे हैं, पी एक्स से। ठीक है, जो आपका बहुपद है पी एक्स में जो आपकी एक्स की उच्चतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि जो आपका रेखिक बहुपद होता है जिसमें एक्स की उच्चतम घात कितनी होगी, 1। ठीक है, इसलिए हम इसको रेखिक बहुपद कहते हैं। और आपका द्विघात बहुपद होगा, उसमें एक्स की उच्चतम घात होगी वो हमेशा 2 होगी। ठीक है, ऐसे त्रिघात बहुपद में एक्स की उच्चतम घात होगी वो आपकी 3 होगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें रेखिक में आपकी एक्स की पावर उच्चतम होगी वो कितनी होगी, 1। ठीक है, और द्विघात में आपकी एक्स की उच्चतम पावर 2 होगी और त्रिघात में 3 होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखते हैं इसमें सेकंड में आपको क्या दे रखा है, देखो किसी बहुपद के शून्यकों को एवं उनके गुणांकों के संबंध। ठीक है, तो देखो इसमें शून्यक और उसके गुणांकों में क्या संबंध है उसके बारे में हमने देखना है। ठीक है, देखो माना हमने एक बहुपद मान लिया जो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हम बहुपद को ऐसे ही लिखते हैं, ये मान लिया। ठीक है, अब देखो आगे हमने क्या किया, इसके शून्यक हमने ले लिए, वो है आपका एल्फा एवं बीटा। ठीक है, ये इसके शून्यक है। ठीक है, तो इनका हम शून्यकों का योग करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एल्फा प्लस बीटा यानी बराबर आपका माइनस बी बटे ए। ठीक है, जो बी है आपका क्या है, यहाँ एक्स का गुणांक है। ठीक है, ये आपस में गुणांक होते हैं, देखो स्क्वायर का गुणांक ए है, ऐसे ही एक्स का गुणांक बी है और सी अलग से है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका योग है वो एल्फा प्लस बीटा बराबर होगा इसके माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, तो ये इसका योग हो गया। और इसका देखो गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, गुणनफल है तो इसमें गुणा हो रहे हैं, तो एल्फा इंटू बीटा बराबर आपका सी अपॉन ए। ठीक है, जो सी ये है और ये इसका ए। ठीक है, इसमें हम भाग देंगे तो इन दोनों का बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये इसका हो गया। ठीक है, शून्यकों का योग और जो आपको गुणनफल हो गया इसका हो गया फॉर्मूला। अब देखते हैं इसमें, देखो यदि बहुपद के शून्यक एल्फा और बीटा दिए हो गए हो। ठीक है, आपको सीधे क्वेश्चन में दे रखा है एल्फा और बीटा आपको शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, और उसमें आपको कह दिया है आप इसका बहुपद निकालिए। ठीक है, तो हमें बहुपद निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये एक्स की स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है। ठीक है, और प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका बहुपद निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे जो आपका एक्स का स्क्वायर उसमें आपको बताना होता है, इसमें देखिए कौन सा द्विघात बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो इससे इस फॉर्मूले से हमें पहले बहुपद निकालना है। अगर द्विघात बहुपद है तो आपको हाँ कहना है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका अगला आता है विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसमें आपने वो भाग किए होंगे, ठीक है, बहुपद वाले भाग, जिसमें आपको क्या दे रखा है, देखो इसमें यदि आपको पी एक्स, ठीक है, वह जी एक्स दो बहुपद है। ठीक है, तो हमें जहां आपका जी एक्स है वो 0 के बराबर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर 0 के बराबर ये हो जाएगा तो हम भाग उसमें देंगे, सीधे ही इसमें भाग देते हैं इसका। ठीक है, तो हम इसमें भाग देंगे तो 0 का सीधे भाग देते हैं, क्या आता है, अनंत आता था। ठीक है, तो हम 0 का भाग नहीं दे सकते, इसलिए इसका मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या देख ऐसा हो तो हम बहुपद आपका क्यू एक्स और आर एक्स प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले की मदद से। देखो ये आपका एल्गोरिथम का जो आपका विभाजन एल्गोरिथम है वो, देखो पी एक्स बराबर होता है आपका जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, जो होता है देखो भाज्य बराबर आपका भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। बहुत ही सिंपल ये फॉर्मूला है, जिससे आपका जो इसका चैप्टर है वो भी रिवाइज हो गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, और आपके जो बेसिक आपके फॉर्मूले थे इसमें जो बन रहे थे उसको मैंने अभी बता दिए। ठीक है, तो देखते हैं अब इसका अगला चैप्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग हैं, जिसमें आपको ये 4-5 पॉइंट है। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा फॉर्मूले है नहीं। ठीक है, आपको थोड़े से पॉइंट भी याद रखने हैं और 2-4 फॉर्मूले उनको आपको याद रखने हैं। ठीक है,
तो देखो पहला दे रखा है आपका वह समीकरण जिसे हम ax प्लस बी वाई प्लस, ठीक है, c बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा रूप लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं समीकरण, ठीक है। तो ये दो चर वाले, देखो इसमें एक x आ रहा है और एक y आ रहा है, इसलिए हम इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कह रहे हैं, ठीक। ऐसी बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ में, ठीक है। वापस देखो सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करते हैं, ठीक है। सभी दो चर वाले, ज्यादातर दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, ठीक है, वो आपको सरल रेखा को ही निरूपित करते हैं, ठीक है। हमेशा जो आप इसमें देखो ग्राफ बनते हैं अलग अलग, ठीक है, जिसमें आपका जो x और y के जो निर्देशांक होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक लाइन खींची जाती है, वो हमेशा सरल रेखा में प्राप्त होती है, ठीक है, जो आपका रैखिक समीकरण है उसमें, ठीक है। इसमें देखो ये रैखिक समीकरण कैसे हुआ, देखो एक तो दो चर, तो ये दो चर हो गया अलग अलग रैखिक समीकरण, इसके ऊपर घात कितनी एक एक है, तो इसका मतलब ये रैखिक समीकरण हुए, ठीक है। ऐसे ही अब देखो यदि दो रैखिक समीकरणों के समीकरण, ठीक है, दे रखा है आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, वह एक और दे रखा है आपको अलग से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर आपको 0 दे हो, तो ठीक है, जिसमें आपको तीन कंडीशन दे रखी है आपको। देखो एक तो रेखा होगी प्रतिच्छेदी रेखा, जो संगत युग्म और अद्वितीय हल होने की शर्त, ठीक है। अब ऐसा आपको शर्त में ऐसा रूप प्राप्त हो, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये वाली आपको प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं वो होती है, ठीक है, जो दो रेखाएं आपस में काटती हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। तो इसमें अद्वितीय हल निकलते हैं, ठीक है। संपाती रेखाएं, ठीक है, जिसमें संगत युग्म और अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं, ठीक है। इसमें अपरिमित रूप अनेक हल निकलते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि एक ही हल निकलेगा, अनेक हल निकलते हैं। और संपाती रेखा वो होती है जिसमें एक रेखा के ऊपर ऐसे दूसरी रेखा और हो, ठीक है, जैसे मैं और बनाया था, इसके ऊपर है एकदम, ठीक है, सीधी बन नहीं रही, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा और हो, ठीक है, जैसे हम संपाती रेखा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें तो एक ही जगह क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो इसके मतलब इसका अद्वितीय हल नहीं निकल सकता, ठीक है, तो एक ही हल निकलेगा। इसमें देखो अनेक हल निकलते हैं, क्योंकि इसमें एक रेखा के पूरे सबके ऊपर अनंत तक इसका क्या हो रहा है, प्रतिच्छेदन हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसके अनेक, ठीक है, बहुत अनेक हल निकलेंगे। ऐसे हम कहें इसमें देखो सी में आपको दे रखा है समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखाएं कौन सी होती है, ये वाली जो आपस में कभी भी क्या नहीं हो, क्रॉस नहीं हो, ठीक है, मतलब आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करती हो, तो ये होती है आपकी समांतर रेखा, ठीक है। ये समांतर कर देना एकदम, ठीक है, ये ऐसी समांतर रेखा। तो उसमें क्या होता है, देखो उसमें कोई भी हल नहीं निकलता है, ठीक है, वो जो आपका असंगत युग्म होता है, ठीक है। इस दोनों में देखो संगत युग्म आ रहे हैं, ठीक है, चाहे हल एक निकलो चाहे अनेक निकलो, युग्म तो उसके क्या आ रहे हैं, संगत आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी हल नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका जो युग्म है वो असंगत है, ठीक है। और कोई भी क्या नहीं हो रहा है, इसमें हल कोई भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब तो इसकी कंडीशन होगी, वो होगी आपकी a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू होगा c1/c2, ठीक। ये इसके बराबर नहीं होगा, ये इस कंडीशन में तीनों बराबर हो गए और इस कंडीशन में पहले दोनों ही बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसमें आपको ये ध्यान में रखनी है, नाव की चाल है, ठीक है, इस तरह पे, और आपकी जो नदी की चाल है, ठीक, नदी की जो लहरें होती है, ठीक है, उसकी भी दिशा है वो इस तरफ है, ठीक है, और नदी आपकी जो नाव है उसकी भी दिशा किस तरफ है, इस तरफ। तो देखो अब एक नाव की गति होगी, ठीक है, और एक नदी और गति कर रही है, ठीक है, तो उसका मतलब गति में तो बढ़ोतरी होगी, क्योंकि देखो नाव इधर चल रही है, ठीक है, और आपकी जो नदी की लहरें हैं वो भी इधर चल रही है, ठीक है, तो दोनों की गति मिलाकर, ठीक है, दोनों की गति मिलाकर नाव की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए देखो नाव की धारा के अनुकूल चाल, तो उसको हम कर देंगे इसकी गति, ठीक है, x थी और इसकी y थी, तो x प्लस वाई जो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अब देखो नाव की गति, नाव ऐसे चल रही है, ठीक है, और आपकी जो लहरें हैं वो इसके विपरीत चल रही है, उल्टी, ठीक है, जो प्रतिकूल, नाव की धारा के प्रतिकूल चाल, ठीक है, जिसमें देखो ये पहले इसका वेग था, और ठीक है इसको हम इससे घटा देंगे क्योंकि ये इसका प्रतिकूल परिणाम दे रहा है, ठीक है, तो इसको काट रहा है, उसके वेग को कम कर रहा है, तो इसका मतलब x से x माइनस वाई करेंगे, ठीक है, और आपका किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण थे इसके बारे में, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो साथ साथ ले लीजिए। और चलिए अब बात करते हैं इसके अगले चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो चैप्टर नंबर 4 दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो हमने बहुपद पढ़ा था, उसके जैसे ही आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। उसमें देखो क्या दे रखा था,
उसमें आपका बराबर में 0 नहीं दे रखा था, इसमें बराबर में 0, ठीक है। ऐसे देखो आपका द्विपद समीकरण होता है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आपका 0, ठीक है। तो आपका एक्स स्क्वायर है वो हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। द्विघात समीकरण के शून्य का, ठीक है, शून्यांक जो होता है वो द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है, ठीक है। तो देखो उसमें हम बहुपद में बात कर रहे थे शून्यांक के बारे में, ठीक है। शून्यांक की जगह मूल का व्यक्त करेंगे, ठीक, मूल को व्यक्त करेंगे। शून्यांक और मूल होते एक ही है, ठीक है। वहाँ हम शून्यांक का यूज करते थे, यहाँ मूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ एक्स के मूल निकालिए, ठीक है। इसमें ऐसा यूज किया जाता है कि एक्स का मूल क्या होगा। ऐसे अब देखो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपकी जो अलग अलग विधियाँ हैं, ठीक है। पहली विधि हमने पढ़ रखी है जो आपकी क्या है, गुणनखंड विधि, ठीक है, जो अलग अलग गुणनखंड करके इसको विधि से आपके इसके मूल ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी हम पूर्ण वर्ग विधि, आप ज़्यादातर ये दोनों यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से सिंपल होते हैं दोनों और ये थोड़ी सी बड़ी विधि होती है। लेकिन आपको अगर एग्जाम में ऐसा पूछ रखा हो कि आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, ठीक है, तो आपको ये वाली विधि लगाकर हल करना ही है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है तो आप कोई भी तीनों आपको जो इजी विधि लगे हैं, ठीक है, उस तीनों विधि का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। द्विघात सूत्र या इसे सिद्धर आचार्य सूत्र भी कह सकते हो, ठीक है, जिसमें देखो ये आपकी एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसको आप लिख सकते हो, देखो x बराबर आप लिख सकते हो कि माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस आपका रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बट्टे 2a, ठीक है, ये आपका दे रखा है। तो इसको देखो, इसको हम अलग से पहले ही ज्ञात करते हैं, तो इसको हम कैपिटल डी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम विविक्त कहते हैं, क्या कहते हैं, डी को हम कहते हैं विविक्त कर, ठीक है। तो हम इसको पहले ही ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। तो इस डी से हमें पता चल जाता है, देखो तो इसकी मूलों की प्रकृति के बारे में हमें पता करना हो तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ये इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि आपको इसकी मूल की प्रकृति क्या है इसके बारे में आपको बताना होता है। तो देखो पहली कंडीशन है कि आपकी दो भिन्न वास्तविक संख्याएं हल होंगे, ठीक है। दो भिन्न वास्तविक संख्या हल कब होगी, यदि आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो हमेशा 0 से क्या हो, बड़ी हो, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है, दो भिन्न वास्तविक संख्याएं आपको हल प्राप्त होगी, ठीक है। और यदि आपको दो समान वास्तविक संख्या हल होंगे, ठीक है, दो समान होंगे, ठीक है, वास्तविक संख्या जो उसके मूल निकलेंगे वो समान निकलेंगे, ठीक है, वास्तविक संख्या, तो वो कौन सी कंडीशन में निकलेंगे, तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है, इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, यहाँ हम 0 रख देंगे, ठीक है। तो आपका जो x का मान 2 ही निकलेगा वो समान निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही हम देखो कोई वास्तविक संख्या हल नहीं निकलेंगे, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कोई वास्तविक हल निकलेंगे नहीं, तो इसकी वो कंडीशन है जैसे इसका मान है वो 0 से क्या आ जाए, कम आ जाए। 0 से कम कैसे हो सकता है, ठीक है, माइनस में आ जाए, अगर माइनस में मान आ जाएगा तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये था आपके कुछ आपके द्विघात समीकरण के फॉर्मूले, ठीक है, जिसमें आपको रटना नहीं है, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसको बार बार आप रिवीजन करिए, ठीक है, देखते रहिए तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके अगले चैप्टर के फॉर्मूले, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके अगला चैप्टर दे रखा है, चैप्टर नंबर 5 पे है आपका समांतर श्रेणी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, देखो समांतर श्रेणी में हमें देखना है कि आपका देखो समांतर श्रेणी क्या होती है, हमें पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे बढ़ाते हैं, देखो पहले a था, ठीक है, फिर इसमें d जोड़ा, फिर इसमें और d जोड़ा तो 2d हो गया, फिर इसमें और d जोड़ेंगे तो 3d हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे d जोड़ना है, तो अंतिम पद हो जाएगा आपका a प्लस n-1, ठीक है, और इंटू में d, यह आपका अंतिम पद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो a आपका यहाँ क्या है, प्रथम पद है, और d है वो आपका क्या है, सार्वंतर है। और सार्वंतर को हम d को कैसे निकालते हैं, जो आपकी अगली संख्या होती है उससे जस्ट पहले वाली संख्या से हमें उसमें से माइनस करना है, जो आपका d का मान निकल जाए, ठीक है। सार्वंतर का मतलब होता है कि इसमें जो इसमें कितना गैप आ रहा है, ठीक है। तो आपकी एक समांतर श्रेणी होगी, तो उनमें समांतर श्रेणी में सारों में गैप बराबर आएंगे तो वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो देखो आपकी एक समांतर श्रेणी देखिए, अगर उसमें गैप आ रहा है 3 3 3 3 का, ठीक है, तो आपकी वो समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी ये सार्वंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है, देखो a2 माइनस a1, ऐसे a3 माइनस a2, ऐसे a4 माइनस a3, ठीक है। ऐसे आप आगे आगे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 2 नंबर आप देख रखा है nवां पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, nवां पद या अंतिम पद, ऐसे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपको nवां पद या अंतिम पद ज्ञात करना हो, ठीक है। तो आपको देखो अंतिम पद को हम l से लिखते हैं और nवां पद आपका an लिख दिया, ठीक है। तो इसको सूत्र हम ये लगाते हैं, ठीक है, जो आपका a प्लस n-1
इंटू डी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, देखो n पदों का योग, ठीक है, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसे इन दोनों फॉर्मूलों पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो आपके n पदों का योग, तो योग को हम लिखते हैं Sn, ठीक है, तो बराबर आपका जो n/2, ठीक है, बाहर में गुणा में लिखना है, ठीक है, फिर अंदर देखो कोष्टक में आएगा 2a + n-1 और इंटू में d, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इस रूप को या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, Sn = n/2, ठीक है। अगर आपको देखो ये रूप कब लिख सकते हो, जब आपको अंतिम पद दे रखा हो, ठीक, तो l का मान दे रखा हो, अंतिम पद यानी l का मान दे रखा हो, तो a आपका a + l, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n/2, ठीक है, और इसको लिख सकते a + an, ठीक है, an को भी हम अंतिम पद, ठीक है, जो आपका अंतिम पद है उसको भी ऐसे कह सकते हैं, तो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका, ये तो हो गया आपके समांतर श्रेणी में बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो आपको इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सारा अंतर करना याद करना भी आपका 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये ध्यान में। अब देखते हैं इसका, देखो छठे पार्ट में आपको जो आपके त्रिभुज है, ठीक है, वो दे रखे हैं आपके, जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें आपको सभी त्रिभुज की प्रमेय दे रखी, ठीक है, तो आपको प्रमेय उसमें पता होना चाहिए, जिसमें आपको समरूप त्रिभुज की और समान त्रिभुज की जो अलग अलग प्रमेय होती हैं, और बहुत सारी अलग अलग प्रमेय दे रखी हैं, उसमें आपको, अगर उसमें सीधे आपको प्रमेय को याद रखना है, ऐसे आपको 1-2 प्रमेय भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है, और उसके प्रमेय के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कंडीशन वो याद रखनी है, जो आपकी समरूप होते हैं, ठीक है, उसके संगत भुजाओं का जो आपकी संगत भुजाएं उसके अनुपात होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, समरूप में, और सर्वांग संघ में जो उसकी संगत भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, ठीक है, उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं समरूप और सर्वांग संघ में, ठीक है, वो आपको बातें ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं इसमें आपको चैप्टर नंबर आपका 7, ठीक है, इसमें आपके बेसिक फॉर्मूले हैं कुछ, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, जिसमें देखो आपको पहले दूरी का सूत्र याद रखना है, ठीक है, दूरी का सूत्र याद करने के मतलब 2 बिंदु दे रखे हैं, उसके बीच की दूरी याद करनी हो, तो इसको जैसे ये दे रखे आपके 2 P और Q, ठीक है, इसके बीच में इसके अलग अलग आपको निर्देशांक दिए होंगे, ठीक है, तो x और ये x1 और y1, ठीक है, ऐसे x2 और y2, ठीक है, तो P Q इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो जो इसका देखो सूत्र होता है वो होता है PQ बराबर होता है आपका रूट में, ठीक है, रूट में होगा x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और बीच में प्लस है और इसके ऊपर पूरा रूट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ये सीधे ही आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे फॉर्मूला, तो आपका आंसर सीधे दूरी निकल कर आ जाएगी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो खंड सूत्र, ठीक है, आपको खंड सूत्र, इसमें इसको आप विभाजन सूत्र भी कह सकते हो, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना, देखो अगर 2 आपको बिंदु दे रखे हैं, ठीक, इस बिंदु के बीच में आपको क्या दे रखे, इस बिंदु के बीच में एक और कोई बिंदु रख दिया मैंने यहाँ रख दिया R, ठीक है, तो इस R को हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो R को अब देखो यहाँ M1 और यह आपका M2, तो अलग अलग 2 अनुपात में यहाँ क्या कर रहा है, ये काट रहा है, ठीक है, तो इसको काट रहा है, तो इसका सूत्र बन जाएगा जो आपका बिंदु R है, ठीक है, इसके निर्देशांक होंगे वो होंगे देखो M1 × x2, ठीक है, देखो ऐसे इसको आप ऐसे गुणा कर सकते हैं, देखो इस क्रॉस गुणा कर दो, देखो M1 को x2 के साथ, ठीक है, फिर M2 को x1 के साथ, ये M1 × x2 + M2 × x1 और बट्टे आप कर दो इसमें M1 + M2, ठीक है, सीधे याद रखिए। ऐसे आपको y के साथ करना है अलग से, देखो ऐसे इसको क्रॉस कर दो, देखो M1 के साथ y2, ठीक है, फिर M2 के साथ y1, ठीक है, बीच में प्लस है और बट्टों में आपका M1 + M2 है, ठीक है, ये आ गया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको क्रॉस करके भी आप मतलब समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, देखो क्रॉस में, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं क्रॉस में ये x2 के साथ आ रहा है, ऐसे जो M2 है वो आपका x1 के साथ आ रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है ऐसे। फिर देखो आपके मध्य बिंदु सूत्र है, ये देखो मध्य बिंदु सूत्र हमें क्या दे रखा है, देखो आपका इसमें दे रखा है, ये कहीं भी R हो सकता है, इसमें देखो यहाँ आपका मध्य में, ठीक है, एकदम मतलब P और Q के एकदम मध्य में R है, तो इसके लिए हम निर्देशांक क्या निकालेंगे, R का जो निर्देशांक होगा वो होगा आपका x1 + x2/2, ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा 1 y1 + y2/2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बिंदु जो R के निर्देशांक है वो जो मध्य बिंदु में हो, ठीक है, ये हो गए। और फिर आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, जो आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल है, ठीक है, इसमें देखो निर्देशांक आपको एक त्रिभुज दे रखा होगा, ठीक है, और उसके तीनों ही शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए रखे, तो उसकी जगह आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है।
त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको आप लिख दो, इसमें लिख सकते हो देखो 1/2। और आपको इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना, देखो इसमें अंदर रखना आपको, कोष्टक के अंदर रखना आपको y, ठीक है, और बाहर रखना देखो यहाँ x1 फिर x2 और x3, ठीक है। आपको ध्यान में ये रखना, सीधे ये नंबरिंग मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ x1 फिर x2 फिर x3, ठीक है, ये तो आपको सीक्वेंस में याद रहेगी। अब अंदर वाला देखो ये y2 माइनस y3, ठीक है, ऐसी y3 माइनस y1 और ऐसी y1 माइनस y2, ठीक है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, देखो मैं एक सर्कल बना देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 1 और यहाँ लिख देता हूँ 2 और यहाँ लिख देता हूँ 3, ठीक है। तो पहला आपको ध्यान रखना है यहाँ 2 से स्टार्ट करना, ठीक है, 2 3, ठीक है, फिर आपको करना 3 1 फिर, ठीक है, फिर पाता 1 2, ठीक है, 1 2 आ रहा है। ऐसे ऐसे आपको इस सर्कल के माध्यम से याद रखना कि अंदर वाली नंबरिंग हमें कैसे करनी, ठीक है, वाई वाली। तो y2 माइनस y3, ठीक है, y3 माइनस y1 फिर y1 माइनस y2, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना। इन चैप्टर में आपके फॉर्मूले बहुत कम है, ठीक है, इतने ज़्यादा फॉर्मूले नहीं कि आप याद नहीं कर सकते हो, और इस पर डायरेक्ट फॉर्मूलों पर ही ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं और आप कर नहीं पाते हो, तो आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले के जितनी बार आप रिवीजन करोगे, इस वीडियो को आप अगर एक बार में याद नहीं हो रहे तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, ठीक है, जिससे आपको याद होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके अगले चैप्टर के फॉर्मूले। चलिए दोस्तों, आपके जो अगले चैप्टर के फॉर्मूले है उसके बारे में अभी देखते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है, जिसमें आपको मैंने बेसिक से जो इसकी प्रस्तावना कराई थी उसमें भी मैंने बेसिक से आपको इसके फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है। तो देखो अभी इसमें मैं वापस आपको बता देता हूँ कि आपकी देखो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, साइन कॉस टेन फिर कोसेक सेक और कॉट, ठीक है, ये 6 प्रकार के आपके होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ऐसे ही कोसेक होता है वो साइन का क्या उल्टा होता है, ऐसा ही कर्ण बटा लंब, ठीक है। ऐसे कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा कर्ण, ठीक है, और सेक थीटा बराबर होता है आपका होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। ऐसे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, ठीक है। ये आपस में उल्टे होते हैं, ठीक है, अनुपात में, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। अनुपातों को मैं याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा कि LAL और KK, ठीक है, लाल कक्का वाली, जिससे आपको ये पहला वाला होता है वो साइन होता है, ठीक है, साइन फिर होता है आपका कॉस फिर टेन, ठीक है। ऐसे तो साइन का हो गया लंब बटा कर्ण, ऐसे कॉस का हो गया आधार बटा कर्ण, ऐसे टेन का हो गया आपका लंब बटा आधार, ठीक है। ये वाली आपको ट्रिक याद रखनी। ऐसे ही वापस उल्टे होती हैं ये वाले आपके कॉट फिर आता है सेक फिर आता है कोसेक, ठीक है। तो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है, और सेक हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार और आपका कोसेक हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक, जैसे आपको ये याद रखने में आपको आसानी हो, ठीक है। अब देखो सर्वसमीकाएं याद रखनी है आपको, ठीक है। सर्वसमीका आपको इसमें 3 मैन है, ये जो होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। फिर दूसरी होती है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, फिर एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको तीनों ही बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखनी है। और इससे ही हम अलग अलग सर्वसमीका और बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका हम पक्षांतर करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ जाता है, इसको पक्षांतर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आ जाता है, ठीक। ऐसे ही इसमें देखो ए का पक्षांतर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें पक्षांतर करके 2 और सर्वसमीका ऐसे 2 और बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने 3 जो मेन सर्वसमीका थी उसके बारे में अभी जिक्र किया है, ठीक है। और इससे आपको वो पहले वाली टेबल आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, जो मैंने अलग से आपको बताई है। और मैंने टेबल के बारे में बताया गया है जिसमें आपको जो आपके अनुपात रेशियो होते हैं, ठीक है, उसकी टेबल अलग से बनाई गई है, जिसमें उसकी ट्रिक से हमें कैसे याद रखें वो मैंने अलग से वीडियो डाला गया है, वहाँ तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है। टेबल आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको अपने आप याद हो ही जाएगी, ठीक है। तो अब देखो 3 नंबर में देखो साइन थीटा बराबर होता है आपका 1/कोसेक थीटा, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, ये ऑपोजिट होता है आपस में, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा और टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, ठीक है। तो वापस आपका मैं कर दूं यहाँ पर, देखो ये आपका देखो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा, ठीक है। इसको मैं इसके बराबर ये वापस उल्टा हो जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही ये वापस उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो मैंने 3 लिखे हैं और 3 आप वापस उल्टा लेकर आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो चलो अब मैं बता देता हूँ आपके पूरक कोण के बारे में, ठीक है। आपको ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं, जहाँ पर पूरक कोण का जिक्र हो वहाँ ये वाला फॉर्मूला लगते हैं, ठीक है। पूरक कोण कौन से होते हैं, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो देखो यहाँ, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा है वो हो गया आपका कॉस थीटा, साइन से जस्ट आगे कौन सा आता है, कॉस थीटा आता है। तो साइन
कॉस में चेंज हो जाता है। देखो साइन 90 माइनस थीटा तो वो हो जाएगा कॉस में। ऐसे देखो कॉस 90 माइनस थीटा वो हो जाता है वापस साइन में, ठीक है। ऐसे देखो टेन थीटा का टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा में, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा में, ठीक है। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोसेक थीटा में, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपकी त्रिकोणमिति का परिचय था, उसमें फॉर्मूले थे, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब आगे आपका नंबर चैप्टर है, उसमें आपके फॉर्मूले इतने हैं नहीं, ठीक है, उसमें बिल्कुल है नहीं। उसमें उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें आपको बेसिक्स, और उसमें ज़्यादातर टेन का यूज़ होता है, और थोड़े बहुत उसमें आपको थोड़ी बहुत सारणी याद रखनी है, जिससे मान रखने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो आपको उसमें थोड़ी से वो अवनमन और उन्नयन कोण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। तो वो ही बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें, ठीक है। तो इससे आगे हम बात करेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, सर्कल वाला, ठीक है, वर्त। तो वर्त में हमें क्या करना है, तो इसमें आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है ये कि वर्त के किसी भी बिंदु में, इसमें आपको दो परमें दे रखी, ठीक है, इसमें भी फॉर्मूले नहीं है, इसलिए मैंने इसकी दो परमें दे रखी है, वो आपको मैं बताता था, क्योंकि ये एग्जाम में सीधी पूछ भी जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस परमें को मैंने यहाँ लिख दिया। तो ऐसा नहीं कि इस पर फॉर्मूला लें, हम तो बात तो फॉर्मूले की कर रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा बहुत याद भी होना चाहिए, ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो देखो वर्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है, त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसमें ये आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो ये वर्त है, ठीक है, इसमें आपकी देखो ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, वो स्पर्श रेखा इस बिंदु पर काटती है क्या, एम पर, ठीक है। एम पर हम इससे त्रिज्या डालें तो वो इस स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या इस पर क्या है, लंब है, ठीक है। जो ओ एम है, ये ओ एम इसकी त्रिज्या है, जो पी क्यू, ये पी क्यू स्पर्श रेखा है, इस पर ये क्या है, लंब है, ठीक है। ये हमेशा क्या होती है, लंब होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पहली पर में। फिर देखो दूसरी पर में क्या कहते हैं, बाई बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है। ये बाई बिंदु है, ठीक है, और ये आपका वर्त है। और वर्त के देखो बाई बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है ये, ठीक है, जो आपकी पी ए है और पी बी है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, दोनों बराबर होगी, ठीक है। ये आपकी दूसरी पर में है, ये दोनों पर में आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, तो इसमें तो ये दो पर में ही है मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला है नहीं। अब देखो इसमें आपको आगे ध्यान में रखना है, आपकी अगला चैप्टर है आपका 11वां, उसमें आपको रचनाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसमें कोई फॉर्मूला है नहीं, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना है, ठीक है। उसमें रचनाएं, ऐसे रचनाएं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसमें आपको रचनाएं करनी होती है, ठीक है। तो वो भी आपको थोड़ा सा देख लेना है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला नहीं है उसमें आपको देखना जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं, उसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, उसमें कोई फॉर्मूला है नहीं, इसलिए हम वो चैप्टर नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब ले रहे हैं हम चैप्टर नंबर आपका 12, ठीक है। तो इसमें दे रखे देखो वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आपका 12 चैप्टर है, उसमें है वर्तों के संबंधित क्षेत्रफल। तो देखो वर्त का क्षेत्रफल क्या हो सकता है, ठीक है। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, आता ही है लगभग। और वर्त की परिधि है वो क्या होगी, 2 पाई आर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखो इसमें पाई कहाँ से आता है, ये आप बच्चों को कंफ्यूज होता है, देखो पाई कहाँ से आता है, वर्त में पाई क्यों यूज होता है। तो हम आगे आने वाला पाई डे आने वाला है, क्योंकि इसको हम जो आपका 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, तो हम एक वीडियो लाएंगे पाई के ऊपर, ठीक है। तो वो भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ त्रिज्या खंड, ठीक है, 3 नंबर आपको दे रखे हैं त्रिज्या खंड। अब देखो त्रिज्या खंड क्या होता है, एक वर्त है, ठीक है। अब त्रिज्यों द्वारा बनाया गया खंड त्रिज्या खंड कहलाता है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ से 2 त्रिज्याएं डाल दी, तो ये आपका ओ बिंदु है, ठीक है, इससे ए और ये बी, ठीक है, 2 त्रिज्या है, ओ ए और ओ बी, ये 2 आपकी क्या है, त्रिज्या है। तो इससे बनने वाला ये वाला एक त्रिज्या खंड है, और ये बाहर वाला भी एक क्या है, त्रिज्या खंड है, ठीक है। तो ये छोटा है तो इसलिए कहते हैं इसको लघु त्रिज्या खंड, और ये बाहर वाला बड़ा है तो इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये छोटे वाला क्या है आपका लघु, ठीक है, त्रिज्या खंड है। तो इसके लिए पहले फॉर्मूले होते हैं, वो होते हैं देखो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, वो होता है आपका थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें आपको देखो क्षेत्रफल तो यही लेना, देखो क्षेत्रफल वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा, आपका थीटा दिया होगा, ठीक है, और उसके देखो थीटा के बटों में आपको 360 डिग्री का भाग देना है, ठीक है, और इंटू आपको कर देना पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जिससे आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। कितना इजी फॉर्मूला ये, ठीक है। अब देखो लघु त्रिज्या खंड का की लंबाई, ठीक है, आपको परिधि को या लंबाई को एक है, ठीक है। तो ये लघु त्रिज्या खंड की जो आपकी लंबाई है ये वाली, ठीक है, ए से बी वाली, ये वाली,
इसका फॉर्मूला होता है वो आपका थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है, क्योंकि ये परिधि है जो 2 पाई आर है, ठीक है, इसलिए हम ये परिधि वाला सूत्र लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, 2 पाई आर, और ये आपका 360 डिग्री सेम है, ठीक है, क्योंकि थीटा बटा 360 डिग्री इंटू आपका 2 पाई आर, ठीक है, ये आपके आगे परिधि कह दो या इसकी लंबाई कह दो, ठीक है, ये वाला। अब देखते हैं इसमें देखो दीर्घ, ये तो आगे इसके वाले, ठीक है, इसकी हमने बात की, ठीक है, आपकी लघु त्रिज्यखंड की, ठीक है। अब हम बात करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड की, ठीक है। इसके फॉर्मूले देखते हैं। जो ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हम त्रिज्यखंड जो आपका ये तो आपके जो वर्त का क्षेत्रफल है उसको ले रहे हैं, ठीक है। इससे ऊपर ले रहे हैं हम 360 डिग्री माइनस थीटा, क्यों ले रहे हैं, देखो ये आपका कोण थीटा है, ठीक है, और ये पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो देखो 360 में से ये वाला कोण हटा देंगे तो बार वाला बचेगा, तो इसलिए हम 360 डिग्री माइनस थीटा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया आपका दीर्घखंड वाला, और अब ऐसे ही आ गया आपकी इसकी लंबाई, ठीक है, परिधि के दीर्घखंड की परिधि या दीर्घखंड की लंबाई, तो ये होती है 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका चौथा पॉइंट है वो है वृत्तखंड, ठीक है, जो चैप्टर नंबर आपके 12 में ये है, ठीक है। जो आपका चौथा पॉइंट है वो है आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालें, ये हमें एक वृत्त बनाया, ठीक है। तो इसमें देखो दो त्रिज्याएं खींच रखी है, जो ओ ए है और ओ बी है, ठीक है। और इन दोनों ए और बी को मैंने क्या किया, यहाँ मिला दिया, जो ये क्या है यहाँ जीवा है, ठीक है। तो अब देखो इस त्रिभुज से, ठीक है, ये वाला एक आपका क्या है लघु वृत्तखंड है, और ये वाला ऊपर वाला आपका दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो हमें क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बराबर में आ जाएगा आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे तो इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये वाला, ठीक है। तो ये था, हमने 12 तक क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, आपके फॉर्मूले। अब देखते हैं इसके अगले चैप्टर के, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगला दे रखा है आपका परिशिष्ट क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर है 13, जिसमें आपको दे रखा है, देखो परिशिष्ट क्षेत्रफल में आपको क्या दे रखा है, पहला हम देखेंगे इसमें घन, ठीक है। घन हम जानते हैं कैसा होता है, ये रहा, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो घन की भुजा ले रखी है हमने एक, ठीक है। तो परिशिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबकी भुजा बराबर है, तो घन के कितने पृष्ठ होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो घन के 6 पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ देखो ये 1, ठीक है, और ये 2, फिर ये 3, ये 4, ठीक है, 1 2 3 4 ऊपर नीचे और साइड ये होगी, ठीक है, ये 5 और ये इधर है, ठीक है, इधर साइड 6, ठीक है, 6 पृष्ठ हो गए। तो देखो 6 पृष्ठों को हम 6 पृष्ठ लेंगे, ठीक है, तो 6 ए स्क्वायर कर लेंगे, तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अब इसका आयतन होगा, वो हो जाएगा आपका a क्यूब, ठीक है। आयतन आपका कितना होता है a क्यूब, ठीक है, घन का कितना, ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ये। फिर आते हैं घनाभ की बारी, ठीक है। ये आपका है घनाभ, ठीक है। घनाभ आपने उदाहरण दें तो आपने सूटकेस वगैरह या पेटी वगैरह आपने देखी होगी, ठीक है, संदूक बोलते हैं, वो घनाभ के आकृति की होती है, ठीक है। तो अब देखो घनाभ में लंबाई को L से, ठीक है, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखो परिशिष्ट क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो उसमें करते हैं हम 2 × 2, ठीक है, 2 का गुणा करते हैं। फिर अंदर देखो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है, ये आपको ऐसे करनी है, ठीक है। फिर देखो आयतन होता है इसका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो इसकी देखो इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए हम इसको a का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है, बराबर, इसलिए हम a का स्क्वायर करें। इसमें देखो लंबाई अलग है, ठीक है, और चौड़ाई भी अलग है और ऊंचाई भी अलग है, इसलिए हम इसका अलग अलग गुणा करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब देखो बेलन का, देखो वक्र परिशिष्ट क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का वक्र परिशिष्ट क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h, ठीक है। वक्र परिशिष्ट मतलब इसका जो ये वक्र बेलन का जो ये वक्र होता है, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, ये वाला और ये वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, इसका जो वक्र परिशिष्ट क्षेत्रफल है वो है आपका 2πr/h, ठीक है। 2πr, r इसकी त्रिज्या है, h है वो इसकी ऊंचाई, ठीक है। और इसका संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल देखें तो संपूर्ण में देखो ये दो इसके जो इसका वक्र आ रहा है ऊपर वाला है, देखो ये और ये, ठीक है, दो। तो इसके साथ हम देखो वक्र परिशिष्ट क्षेत्रफल है, इसके साथ हम किसको जोड़ दें, इसका, ठीक है, एक वर्त का और एक 2 वर्त हो गए हमारे पास, एक ये और एक ये, ठीक है। इन दोनों का हम क्या करें, यहाँ क्षेत्रफल जोड़ दें तो इसका क्या हो जाएगा
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके साथ इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर होता है तो इसके साथ हमने जोड़ दिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अब देखो आयतन होता है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो इसका आयतन होता है बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आपका शंकु। देखो शंकु में ये आपका शंकु है। ठीक है, इसकी ये ऊंचाई और ये आपके इसकी त्रिज्या। ठीक है, और ये इसकी जो लंबाई होती है ये इसको तिर्यक लंबाई कहा जाता है। देखो ये रहा तिर्यक लंबाई, क्यों? क्योंकि इसकी देखो लंबाई है वो क्या है, इसकी तिरछी है। ठीक है, हाइट तो इसकी ऊंची है, तो हाइट हमेशा मापते हैं वो सीधी मापते हैं। ठीक है, और लंबाई हम तिरछी वगैरह कुछ भी माप सकते हैं। तो देखो तो इसकी लंबाई है वो, इसको हम तिर्यक लंबाई कहेंगे। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो शंकु का वो होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई ठीक है 22/7 होता है, आर आपकी त्रिज्या है और एल है वो आपका क्या है, तिर्यक लंबाई। ठीक है, ये फिर देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल, ये तो सीधे ही लिख दिया हमने, प्लस इसमें देखो एक हमें वक्र आ रहा है। ठीक है, तो वक्र का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर साथ में लगा दीजिए। ठीक है, तो ये देखो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर साथ में लगा दिए, तो ये बन गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे ही अब देखो आयतन, अब आयतन है इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें देखो आगे दे रखा है आपका गोला। तो अब देखो गोले में क्या दे रखा है आपको, गोला हमने एक बात की थी वक्र के बारे में। ठीक है, तो वक्र में क्या था वो खोखला था एकदम। ठीक है, गोला है ये एकदम क्या है, ठोस गोला है। ठीक है, ठोस गोले की हम बात कर रहे हैं। देखो ठोस गोले में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इसका ये होता है। उसमें क्या बात करते थे हम, उसमें सिर्फ बात करते थे हम किसकी, पाई आर स्क्वायर की, किसमें वक्र में। ठीक है, सिर्फ वक्र जो खोखला होता था उसे हम पाई आर स्क्वायर मानते थे, और इसको हम करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें 4 और जोड़ दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। फिर आयतन है इसका है वो है 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर क्यूब। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है कितना जी। फिर देखो अर्धगोला, ऐसे भी अर्धगोले पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये वाला अर्धगोला। ठीक है, तो इसमें देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसका आधा है तो इसका आधा कर दीजिए। ठीक है, ऊपर वाले का तो आधा करिए, 2 का आधा हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि इसका ये पूरा पृष्ठ है वो पूरा ही था। ठीक है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात नहीं हो रही। इसमें देखो क्योंकि इसमें देखो आधा भाग कटा हुआ है, तो ऊपर वाला भाग तो होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए इसकी बात करें तो ये हो जाएगा, देखो एक तो ये है आधा। ठीक है, और एक और जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 3, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फिर आयतन है वो आपका इसमें हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आपके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के संबंधी तो इसके जो मैंने फॉर्मूले थे वो मैंने आप ही बता दिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें एक और रह गए हैं इसके बारे में, आपके छिनक के बारे में, वो मैं यही लिखकर बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें देखो 7 नंबर दे रखा आपका शंकु का छिनक। ठीक है, तो शंकु, ये इस शंकु से ये वाला बना है, क्योंकि देखो इस शंकु को मैं यहाँ से काट दूँ। ठीक है, यहाँ से काट दूँ। ठीक है, तो ये इस वाले रूप में बन जाएगा। ठीक है, तो इस शंकु से ये वाला हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस शंकु से हमें इसके रिलेटेड ही इस क्वेश्चन, इसके जो फॉर्मूले है उसको हम देखेंगे। ठीक है, जिससे हमें याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो इसका, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, पाई आर एल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा पाई आर, इसमें देखो त्रिज्याएं 2 होगी, क्योंकि ये आपकी R2 है और ये आपकी R1 है। ठीक है, तो R1 है वो R2 से क्या बड़ी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ त्रिज्या 1 थी, इसमें तो कोई 1 ही थी, तो इसमें अब 2 है, तो इसलिए हम क्या करें R1 + R2 दोनों को जोड़ देंगे। देखो पाई आर एल इसमें ये था, तो इसमें हो जाएगा पाई R1 + R2 इंटू एल। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसमें देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा था आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो पाई आर है वहाँ आप R1 + R2 कर दीजिए। देखो पाई R1 + R2 और इंटू एल, फिर प्लस, फिर पाई R1 का स्क्वायर, फिर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका भी होगा और इसका भी होगा। ठीक है, तो इन दोनों वक्र का क्या होगा, यहाँ क्षेत्रफल जुड़ेगा। ठीक है, अब देखो आयतन, जो इसका आयतन देखो, इसका आयतन था 1/3 फिर पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और इसका एच, ये इतना रूप दे रखा है। ठीक है, अब आपको इसमें एक ध्यान में रखनी, ये आपकी जो तिर्यक रेखा है ना, इसको हम
देखो ये आपका एक क्या बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम इसमें इसको कर्ण मान सकते हैं, इसको लंब मान लो, इसको आधार मान लो, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं L स्क्वायर बराबर R1 माइनस R2, ठीक है। ये R1 को इस R2 से माइनस करेंगे तो इसका मान आ जाएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर फिर प्लस H का स्क्वायर, ठीक है। जैसे आपका आंसर L2 का मान है, नहीं यहाँ से आप तिर्यक रेखा का मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके इसके परिचय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं इसके अगले चैप्टर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आपका अगला चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर में आपका शब्द है, ठीक है, जो सांख्यिकी, ठीक है। इसमें देखो माध्य, पहला है माध्य ज्ञात करना। देखो माध्य ज्ञात करना, ठीक है। माध्य में देखो प्रत्यक्ष विधि, इसमें देखो हम 3 विधि पढ़ेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि, काल्पनिक माध्य विधि और पग विचलन विधि, ठीक है। जिसमें देखो माध्य विधि, ये माध्य ज्ञात करने में जैसे पहले प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। इसमें आपको क्या करना प्रत्यक्ष विधि में कि ये एक्स बार, ठीक है, एक्स बार को लिखते हैं माध्य को दर्शाने के लिए, एक्स बार का दर्शाते हैं, ठीक है। तो बराबर में आपका जो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है, ये आपका प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है, ठीक है। एक्स है आपके आंकड़े और एफ है वो आपकी बारंबारता है, ठीक है। और ऐसी काल्पनिक माध्य विधि है वो आपका एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा आपका एफ डी, ठीक है, बटे सिग्मा एफ, ठीक है। और आपका ए है वो काल्पनिक माध्य है, ठीक है। और तीसरा है वो है पग विचलन विधि, ठीक है। वो है आपकी एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू, ठीक है, बटे सिग्मा एफ, ठीक है। यहाँ देखो यू है वो आपका एक्स माइनस ए बटे एन है, ठीक है। और एस है आपके वर्ग का अंतराल, ठीक है। और ऐसे अब बहुलक आपको देखना है थोड़ा सा, ठीक है। बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बहुलक में देखो L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और इंटू एक्स, ठीक है। ये जिसने पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है, प्रश्नावली करी हुई है, उनको समझ आएंगे, ठीक है, सीधे। अब सीधे अगर प्रश्नावली पढ़ी नहीं है तो आपको सीधे ये समझ नहीं आने वाले, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है पहले, तो सीधे ये फॉर्मूले कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है, हमें पता ही नहीं, ठीक है। तो हमें पहले जिन बच्चों ने पहले ये प्रश्नावली पढ़ ली है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला इजी से उसको समझ आ जाएंगे, ठीक है, और ये रिवीजन हो जाएंगे। अब देखो एल का यहाँ मतलब है बहुलक में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है यहाँ एल, ठीक है। और एच का मतलब है यहाँ वर्ग अंतराल, ठीक है। F1 का जो 1 है वो बहुलक की बारंबारता है, ठीक है, वो बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 है वो बहुलक के वर्ग से ठीक पहले आने वाली, ठीक है, इससे ठीक पहले आने वाली बारंबारता है। और F2 है वो इससे ठीक नीचे आने वाली बारंबारता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें माध्यक, ठीक है। इसमें लास्ट में आपको माध्यक में ध्यान रखना है कि वर्गीकरण के आपको दे रखा है वो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक है, ठीक है। तो इसमें देखो आपको माध्यक ज्ञात करना है, तो इसमें देखो L प्लस n बटे 2 माइनस संचय बारंबारता, ठीक है, सी एफ है वो आपकी संचय बारंबारता, ठीक है, बटे एफ इंटू एच आ रहा है, ठीक है। तो एल है आपकी माध्यक वर्ग की वर्ग सीमा और एन है वो प्रेक्षणों की संख्या है, ठीक है, जैसे आप सिग्मा एफ का निकालते हो ना योग करके वो, ठीक है। और आपकी सी एफ है वो और माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाली बारंबारता है, ठीक है, संचय बारंबारता, संचय देखते हैं, संचयी बारंबारता है ये, ठीक है। और एफ यहाँ एफ है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता है और एच है वो वर्ग अंतराल है, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो आपके माध्य बहुलक और माध्यक के बीच में संबंध बताता है, ठीक है। तो जिसमें देखो 3 इंटू माध्यक बराबर आएगा आपका बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जैसे 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, ठीक है, जिसमें आपको संबंध या सीधे ही पूछ ले आप उसमें संबंध क्या होता है, ठीक है, या उसमें कुछ मान देकर उसका आंसर निकालने के लिए पूछ ले, ठीक है। तो आपको ये थे आपके जो चैप्टर नंबर 14, ठीक है, इसके बारे में जो बेसिक फॉर्मूले थे उसके बारे में मैंने बता दिए। और अगला आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, जिसमें आपकी प्रायिकता दे रखी है, ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई फॉर्मूले है नहीं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आप देख लेना बुक से, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, जिससे वो भी चैप्टर वाइज फॉर्मूलों को देखकर रिवाइज कर सके, ठीक है। धन्यवाद।